हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आजकल मैं ये चीज बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल जितने भी लोग कोई भी चीज अगर बाय कर रहे हैं, चाहे कोई भी छोटी से छोटी आइटम बाय करें, बड़ी से बड़ी आइटम बाय करें, सस्ती से सस्ती बाय करें या महंगी से महंगी बाय करें, आजकल हर कोई पर्सन कोई भी चीज अगर बाय कर रहा है तो वो लोन लेकर या फिर ईएमआई पर बाय कर रहा है। अब ईएमआई पर क्यों बाय कर रहा है, लोन लेकर क्यों बाय कर रहा है? क्योंकि उसको ये फायदा दिख रहा है कि यार भले ही जेब में पैसा है, लेकिन अगर मैं लोन लेकर बाय करता हूँ या ईएमआई पर बाय करता हूँ तो मुझे अभी के अभी लमसम पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर अभी के अभी पूरी पेमेंट करने का बर्डन नहीं आएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे कर सकता हूँ और जो चीज मैं बाय करना चाहता हूँ उसको मैं ऑन द स्पॉट बाय करके उसका फायदा उठा सकता हूँ। तो इस फायदे को देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, हर एक आइटम, चाहे वो उस आइटम को कैश में बाय कर सकता हो, लमसम पेमेंट देके बाय कर सकता हो, लेकिन फिर भी हर कोई बंदा इस फायदे को देखते हुए क्या कर रहा है, हर चीज लोन पर या ईएमआई पर बाय करने की कोशिश करता है। मतलब ये लगा लो, महंगी आइटम की तो चलो समझ में आती है कि लोग अगर घर बाय करते हैं या गाड़ी बाय करते हैं तो वहां पे लोन लेकर बाय कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक के पास इतना पैसा हो कि वो घर और गाड़ी को ऑन द स्पॉट लमसम पेमेंट देके खरीद सके। लेकिन छोटी से छोटी आइटम भी, मोबाइल फोन अगर किसी को बाय करना है, वॉशिंग मशीन किसी को बाय करनी है, हर चीज ईएमआई पर खरीदी जा रही है, हर एक चीज। भले ही आप उसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट कर सकते हो लमसम, लेकिन फिर भी आप उसको क्या करोगे, ईएमआई पर बाय करोगे। ये चीज मैं आजकल बहुत ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ईएमआई पर या फिर लोन पर लोग जो चीजें बाय करते हैं वो सिर्फ इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ एक फायदा दिखता है, और वो क्या, कि यार अगर मैं लोन लेकर या ईएमआई पर बाय करूंगा तो मुझे अभी के अभी सारी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हर महीने थोड़ी थोड़ी करके मैं पेमेंट कर दूंगा और मैं जो चीज बाय करना चाहता हूँ वो मैं अभी कम पैसों में बाय कर सकता हूँ और उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिर्फ एक फायदा देखते हैं वो लोग, और इसी फायदे को देखते हुए हर चीज, हर कोई पर्सन जो है वो लोन पर या ईएमआई पर बाय करने की ट्राई करता है, और बल्कि ट्राई क्या करता है, बाय करता ही है। लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या सच में लोन पे चीजें बाय करने का या ईएमआई पर चीजें बाय करने का सिर्फ फायदा है, कोई नुकसान नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में किसी चीज का अगर फायदा है तो उसका नुकसान ना हो, या किसी चीज का अगर नुकसान है तो उसका फायदा ना हो। हर एक चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब लोन पर या ईएमआई पर जब भी हम कोई चीज बाय करते हैं तो हम हमेशा उसके फायदे को प्रेफरेंस देते हैं, हमें बस उसका फायदा दिखता है, हमें उसका नुकसान नहीं दिखता। अब या तो ऐसा हो सकता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या नुकसान होता है लोन पर या ईएमआई पर चीजें बाय करने का, या फिर उनको पता होते हुए भी वो लोग नुकसान को ज्यादा प्रेफरेंस ना देके फायदे को ज्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को डिटेल में विद नंबर्स पूरी कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि लोन पर या फिर ईएमआई पर अगर हम कोई भी चीज बाय करते हैं तो उसका हमें कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, और उस नुकसान को हम कैसे अपनी इनकम में, अपने फायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। मतलब आप लोगों को अगर इस वीडियो में लोन पर कोई भी चीज बाय करने का अगर नुकसान देखने को मिलेगा तो मैं आप लोगों को उस नुकसान को अपने फायदे में कैसे बदला जाए उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ईएमआई या लोन की जो सर्विस होती है ये बैंक्स के जरिए और एनबीएफसी के जरिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बैंक्स और एनबीएफसी ही ईएमआई और लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब बैंक और एनबीएफसी जो होती है वो अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर दी है तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसके रिगार्डिंग कुछ चार्ज नहीं करेगी तुमसे। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री में आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देगी या फ्री में आप लोगों को ईएमआई की सर्विस प्रोवाइड कर देगी कि जाओ आप लोगों को जो भी चीज खरीदनी है हमसे लोन लेकर खरीद लो, आपको हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में हमारी सर्विस अवेल करो। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बैंक जो होता है या एनबीएफसी जो होती है, जब वो किसी भी पर्सन को लोन देती है, चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग दे, ठीक है, तो जब भी कोई बैंक या कोई भी एनबीएफसी किसी भी पर्सन को लोन प्रोवाइड करती है, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उस लोन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के बदले बैंक या एनबीएफसी जो होता है वो एक कॉस्ट चार्ज करता है, और उस कॉस्ट को हम कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट होती है, ये इंटरेस्ट होती है बैंक की इनकम। लेकिन हमारे लिए, एक रिटेल पर्सन के लिए, ये जो इंटरेस्ट होता है ये होती है उसकी कॉस्ट, और यही इंटरेस्ट उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है जब भी कोई पर्सन लोन पर या ईएमआई पर कोई भी चीज बाय करता है। उसका रीजन क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लो कि आप लोगों को कोई मोबाइल बाय करना है जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए का मोबाइल बाय करने के लिए आपने ईएमआई की सर्विस अवेल करी, आपने ईएमआई की सर्विस का फायदा उठाया और ईएमआई पर मोबाइल को बाय करा। अब आप लोगों को 10,000 रुपए ऑन द स्पॉट देने की जरूरत नहीं है, आप हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे कर सकते हो, ये फायदा है ईएमआई का या लोन का। अब मान लो जो आपको ईएमआई की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसने आपसे ईएमआई की सर्विस प्रोवाइड करने के बदले 2,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करा। ठीक है, अब
₹2000 का ये जो इंटरेस्ट है, ये है उसकी इनकम, लेकिन ये आपके लिए कॉस्ट है। कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये आपको उसको पे करना है। अब आप खुद बताओ, ₹10,000 की मोबाइल की कॉस्ट थी, लेकिन आप लोगों को एक मोबाइल जो कि 10,000 की एक्चुअल कॉस्ट थी, उसको खरीदने के बदले आप लोगों की जेब से कितना जा रहा है? ₹12,000। ₹10,000 मोबाइल की कॉस्ट का प्लस ₹2,000 इंटरेस्ट का सर्विस अवेल करने को लेके। तो आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो जेब से खर्चा है, वो ज्यादा हो रहा है। और ये ही चीज सामने वाला नोटिस नहीं करता। उसको तो बस एक ही फायदा दिखता है कि भाई अभी मुझे लमसम पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं हर महीने थोड़ी थोड़ी पेमेंट कर सकता हूँ। उसको बस ये फायदा दिखता है। वो ये नहीं देखता कि मेरी जेब से एक्चुअली में जा कितना रहा है, मैं जो चीज खरीद रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है और एक्चुअली में मेरी जेब से कितना जा रहा है, वो ये नहीं देखता। वो बेसिकली देखता है कि अभी मुझे क्या फायदा हो रहा है। वो ये नहीं देखता कि एट द एंड या वाइडर पिक्चर पे मुझे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। अगर हर पर्सन वाइडर पिक्चर पे देखे, लॉन्ग रन में देखे कि मुझे वाइडर पिक्चर पे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा कोई भी चीज या कोई भी सर्विस अवेल करने का, तब उसको पता चलेगा, तब वो सही मायने में सही से डिसीजन ले पाएगा कि क्या मुझे ये सर्विस अवेल करनी है या नहीं। अब जो पर्सन इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखता है, इन सब चीजों के बारे में सोचता है कोई भी सर्विस अवेल करने से पहले या लोन की सर्विस अवेल करने से पहले, वो कभी भी लोन नहीं लेगा किसी भी चीज को खरीदने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि भले ये सर्विस अभी मुझे ऑन द स्पॉट फायदा दे रही हो, लेकिन एट द एंड अगर मैं देखूं तो मुझे तो नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि मेरी जेब से तो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। तो जो पर्सन को इस चीज के बारे में पता होता है ना, वो कभी भी लोन पर कोई चीज बाय नहीं करेगा या ईएमआई पर कोई चीज बाय नहीं करेगा। अब आप खुद सोचो कि ये तो मैंने ₹10,000 के सिर्फ एक मोबाइल का एग्जांपल दिया। अब अगर आप लोग गाड़ी खरीद रहे हो या घर खरीद रहे हो, अब गाड़ी और घर तो ₹10,000 में नहीं आते, गाड़ी और घर तो लाखों रुपए में आते हैं, करोड़ों रुपए में भी आते हैं। तो अगर मान लो लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी और घर को आप लोग लोन लेकर बाय करो, तो आप लोगों को कितनी हैवी अमाउंट का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा? कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा। क्योंकि आप लोग हमेशा क्या करते हो, सिर्फ फायदे को देखते हो। आप लोग हर चीज का फायदे को देखते हो, कभी नुकसान को नहीं देखते हो। जिस दिन आप हर चीज के पीछे का नुकसान भी कंसिडर करने लग जाओगे, उस दिन आप लोग सही मायने में अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओगे जो कि आप लोगों के फेवर में हो। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर डिटेल में विद कैलकुलेशन आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से ये जो हमें लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये हमारे लिए किस तरीके से एक सबसे बड़ा नुकसान है और इस नुकसान को हम कैसे अपनी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने ईएमआई कैलकुलेटर ओपन होकर आ चुका है। अब ईएमआई कैलकुलेटर या इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर हम बोल सकते हैं। होता क्या है, इस कैलकुलेटर के जरिए अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो हमें उस लोन को रीपे करने के लिए हर महीने कितनी ईएमआई या कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इस पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे कि जो हम इंटरेस्ट लोन के ऊपर पे करते हैं वो हमें कितना बड़ा नुकसान देता है और उस नुकसान को हम किस तरीके से अपनी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल मैं ये लेके चलता हूँ कि मुझे घर खरीदना है। ठीक है, मुझे घर खरीदना है जिसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए की कॉस्ट का मुझे घर खरीदना है, मेरे पास नहीं है पैसे। तो मैंने क्या किया, मैं बैंक के पास गया और मैं बैंक से बोल रहा हूँ कि मुझे लोन चाहिए घर खरीदने के लिए, और बैंक मान गया मुझे 50 लाख रुपए का लोन देने के लिए। तो अब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि मुझे हर महीने कितनी अमाउंट एज एन इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी बैंक को उस टोटल लोन के अमाउंट को रीपे करने के लिए, प्लस मुझे पूरे लोन के टाइम पीरियड के दौरान टोटल कितना इंटरेस्ट 50 लाख रुपए की लोन अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ेगा बैंक को, इसको भी देखेंगे। तो चलिए, अब हमें यहाँ पर मेनली तीन चीजें देखने को मिल रही है, एक तो लोन अमाउंट, एक इंटरेस्ट रेट और एक लोन टेन्योर। ठीक है, अब लोन अमाउंट में सबसे पहले जितनी अमाउंट के हमें लोन की जरूरत है हमें वो फिल करना है। अब मुझे 50 लाख का घर खरीदना है तो मैं यहाँ पे 50 लाख रुपए की लोन अमाउंट को फिल करूंगा। अब होम लोन के ऊपर बैंक जो है वो जनरली कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो मान लो कि बैंक ने मुझसे जो इंटरेस्ट चार्ज करा होम लोन के ऊपर, वो मुझसे 8.5% का इंटरेस्ट चार्ज करा। अब मैंने ये जो लोन लिया है, मतलब लोन टेन्योर, मैंने कितना टाइम के लिए ये लोन लिया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने ये जो लोन लिया है ये मैंने 10 सालों के लिए ये लोन लिया है। तो अब हम ये देखते हैं कि 50 लाख रुपए का लोन अगर मैं लेता हूँ बैंक से 8.5% के रेट पे 10 सालों के लिए, तो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टोटल इन पूरे 10 सालों के अंदर, और मुझे एट द एंड टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी बैंक को इस पूरे लोन अमाउंट को रीपे करने के लिए। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमें हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी ताकि हम इस पूरे लोन अमाउंट को रीपे कर सके 10 साल के अंदर। अब अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूं तो हमारे सामने एक अमाउंट निकल कर आएगी लोन ईएमआई की। ये जो हमें लोन ईएमआई की अमाउंट देखने को मिल रही है जो कि 61,993 है, ये कौन सी अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो कि हमें हर महीने एज एन इंस्टॉलमेंट पे करनी है इस लोन को रीपे करने के लिए।
मतलब कि अगर मैं 50 लाख रुपए का होम लोन लेता हूँ 8.5% के इंटरेस्ट पे 10 सालों के लिए, तो मुझे 10 साल के अंदर इस पूरे लोन अमाउंट को रीपे करने के लिए हर महीने 61,993 रुपए की अमाउंट बैंक को पे करनी पड़ेगी, ताकि मैं 10 साल के अंदर पूरे लोन अमाउंट को रीपे कर सकूं बैंक को। अब ये तो हुई कि मुझे हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब हम ये देखते हैं कि मुझे टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ 10 ईयर, प्लस मुझे इन पूरे 10 साल के दौरान कितना इंटरेस्ट टोटल बैंक को पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करूं तो हमारे सामने कंप्लीट डिटेल्स निकल कर आएंगी। अब हमें और दो अमाउंट देखने को मिल रही है, और वो दो अमाउंट कौन सी है, एक है टोटल इंटरेस्ट पेबल की और एक है टोटल पेमेंट की। अब ये जो हमें टोटल इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट देखने को मिल रही है, ये वो अमाउंट है जो कि हमें इस पूरे 10 साल के दौरान बैंक को लोन की अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। और ये कितना है, 24,39,141 रुपए। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो मैं आप लोगों को नोटिस करवा देता हूं कि हमारी जो लोन की अमाउंट थी वो 50 लाख थी, और मुझे पूरा टोटल 10 सालों के अंदर इंटरेस्ट कितना पे करना है बैंक को, 24,39,141 रुपए। अगर मैं इस इंटरेस्ट की अमाउंट को लोन अमाउंट के साथ कंपेयर करूं तो मुझे लोन अमाउंट का ऑलमोस्ट 50% जो अमाउंट है एज एन इंटरेस्ट बैंक को पे करनी है। और ये जो मैं 24,39,141 का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं होम लोन के ऊपर, यही मेरा सबसे बड़ा नुकसान है अगर मैं लोन की सर्विस अवेल करता हूं तो। अब ये जो नुकसान मेरा है, ये नुकसान तो मेरा है, लेकिन ये इनकम किसकी है, ये बैंक की इनकम है। मतलब बैंक को तो सीधा सीधा 24,39,141 की इनकम हो गई। और अगर मैं बात करूं टोटल पेमेंट की, तो मुझे 10 साल के एंड पे जो टोटल पेमेंट बैंक को पे करनी है वो कितनी है, 74,39,141, जिसमें 50 लाख रुपए हमारी क्या है, लोन की अमाउंट, और 24,39,141 क्या है, इंटरेस्ट की अमाउंट। अब इतने समझदार तो आप सभी लोगों, आई होप कि आप खुद भी समझ जाओगे सिर्फ इतनी बेसिक सी कैलकुलेशन को देख के कि क्या लोन लेना सच में ही बेनिफिशियल है या नहीं। मेरे हिसाब से तो लोन की फैसिलिटी लेना किसी भी चीज को बाय करने के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, चाहे आप कोई सस्ती चीज बाय करो या महंगी चीज बाय करो। मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है ये सर्विस अवेल करना। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, आप लोगों को 50 लाख रुपए की जरूरत थी, और 50 लाख रुपए की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 50% आपकी जरूरत की अमाउंट का और एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो इसमें क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो किसी भी चीज को बाय करने के लिए लोन लेना सबसे ज्यादा बेकार है। अब आप खुद सोचो, मैं लोन ले रहा हूं 50 लाख रुपए का, क्योंकि मुझे 50 लाख रुपए का घर खरीदना है, लेकिन मुझे बैंक को कितने पे करने हैं एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 74,39,141 रुपए। मतलब वैसे तो उस घर की कीमत 50 लाख रुपए है, लेकिन मेरे लिए उस घर की कीमत 74,39,141 रुपए। क्यों, क्योंकि भाई मेरी जेब से तो 50 लाख के अलावा अलग से 24,39,141 रुपए एज एन इंटरेस्ट पे करे जा रहे हैं, तो मेरे पास से तो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना। तो इसलिए मेरे लिए उस घर की कीमत ऑटोमेटिकली 50% बढ़ गई। तो मेरे हिसाब से लोन लेना किसी भी चीज को बाय करने के लिए, चाहे सस्ती चीज बाय करे महंगी चीज बाय करे, बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। अब हमने ये तो देख लिया कि लोन की फैसिलिटी को अवेल करने पर हमें क्या नुकसान होता है और कितना बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि इस नुकसान को हम अपनी इनकम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम यही लेंगे, सिचुएशन हमारी सेम रहेगी। अब हमें करना क्या है, अगर हम इस इंटरेस्ट की अमाउंट को अपनी इनकम बनाना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी एक अजम्पशन, हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम क्या करना पड़ेगा, हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे 50 लाख रुपए का घर खरीदना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए चला जाऊं और घर खरीद लूं, जो कि मुझे पता चल गया कि बहुत ही ज्यादा बेकार ऑप्शन है ये, क्योंकि इसमें तो मेरा ही नुकसान है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अज्यूम करूं कि मुझे हर महीने बैंक को इंस्टॉलमेंट पे करनी है। मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मैंने बैंक से लोन ले रखा है और मुझे बैंक को हर महीने इतनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। भले ही मैं घर में 2 रोटी कम खाऊं, लेकिन मुझे कुछ भी करके इतनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करनी है, ये मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब जब हम इस चीज को अज्यूम करेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगी, हम इस चीज को लेके ट्रेन हो जाएंगे, हमारा दिमाग इस चीज को लेके ट्रेन हो जाएगा कि भाई मुझे हर महीने इतनी अमाउंट जो है वो अलग से निकाल के चलनी है अपनी इनकम में से। तो अज्यूम हमें अब क्या करना है कि बैंक से हमने लोन लिया तो मुझे हर महीने एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमेशा हर महीने निकालनी है। अब जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखें तो इस एग्जांपल में जो लोन की ईएमआई है उसकी अमाउंट है 61,993 रुपए। तो 61,993 रुपए की अमाउंट को मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो अमाउंट है ये मुझे बैंक को पे करनी है एज एन इंस्टॉलमेंट। तो मैं क्या करूंगा, मेरी जितनी भी महीने की इनकम है, फॉर एग्जाम्पल मेरी महीने की इनकम 1 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए में से सबसे पहले जैसी मेरे पास इनकम आएगी मंथ एंड पे, सबसे पहले मैं 1 लाख रुपए में से 61,993 रुपए को अलग निकालूंगा।
और उसको अपने पास सेव करता रहूंगा बैंक में। ठीक है, 61,993 रुपए की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालने के बाद फिर मैं अपने बाकी खर्चे या बाकी सेविंग्स वगैरह करूंगा, लेकिन पहले ये अमाउंट निकलेगी इनकम में से, उसके बाद बाकी किसी और चीज के ऊपर खर्चा होगा। अब जब मैं हर महीने अपनी इनकम में से 61,993 रुपए की इंस्टॉलमेंट अमाउंट को सेव करता रहूंगा बैंक के अंदर, तो क्या होगा, 10 सालों के एंड पे जाके मेरे पास 74,39,141 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अब 10 साल बाद जाकर जब आप लोगों के पास 74,39,141 रुपए इकट्ठे होंगे, तो ये जो पैसा होगा ये आपका पैसा होगा, इस पैसे के ऊपर आपका हक होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्चुअली में बैंक से लोन थोड़ा लिया था, ये तो हम मान के चल रहे थे ताकि हम हर महीने मजबूर हो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेव करने के लिए। अब जब आप ये प्रोसीजर को 10 साल तक फॉलो करोगे, तो जितना अमाउंट लोन लेने पर आप लोगों को बैंक को पे करना पड़ता एट द एंड ऑफ 10 ईयर, उतना अमाउंट अब आपके पास ही सेव हो गया, जिसके ऊपर आपका हक है, और उस पैसों को अब आप किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे तो 50 लाख का घर खरीदना था, तो मेरे पास अब जो अमाउंट हो चुकी है वो 74,39,141 की अमाउंट हो चुकी है। उसमें से अगर मैंने 50 लाख का घर खरीद भी लिया, तो मेरे पास फिर भी 24,39,141 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी, जो कि इंटरेस्ट की इनकम है, जो कि मैंने अपनी इनकम में कन्वर्ट करी। एक्चुअली में तो ये इनकम किसकी थी? बैंक की, अगर मैं उससे लोन लेता तो, लेकिन मैंने उससे लोन नहीं लिया और उस इंटरेस्ट की इनकम को मैंने अपनी इनकम में कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई, और इस एक्स्ट्रा इनकम को हम कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट की इनकम बैंक की होने वाली थी अगर हम लोन लेते उससे, तो वो इंटरेस्ट की इनकम इस तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो हमारी इनकम बन जाएगी। बस फर्क क्या है कि अगर मैं लोन लेता तो मैं लोन लेकर ऑन द स्पॉट घर बाय कर सकता था, लेकिन अगर मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करता हूं तो मैं जो घर खरीद पाऊंगा वो 10 साल बाद जाकर घर खरीद पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस प्रोसीजर को फॉलो करके मैं 10 साल बाद ही इतनी अमाउंट इकट्ठी कर पाऊंगा, इसलिए। लेकिन कहते हैं ना कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो वही चीज है, अगर आप इंतजार कर लोगे, पेशेंस रख लोगे, वेट कर लोगे, तो आप लोगों के लिए जो 10 साल बाद जाकर जो आपको रिजल्ट दिखेगा वो बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट हो, आपसे सब्र नहीं होता, तो फिर आप ऑन द स्पॉट बैंक से लोन लोगे और ऑन द स्पॉट घर बाय करोगे, अब उसमें आपका नुकसान है। अब ये चीज आप समझदार हो, इतनी चीज तो मैंने आप लोगों को समझा ही दी है, और इतना तो शायद आप समझ गए होंगे कि आप लोगों के लिए क्या बेटर है, कौन सा तरीका बेटर है अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। जो भी चीज आप बाय करना चाहते हो उस चीज को बाय करने के लिए कौन सा तरीका आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं, ये आप इतना सब कुछ देख के तो समझ ही गए होंगे। अब ये जो आप लोगों को 24,39,141 की इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रही है, इस इंटरेस्ट की इनकम को आप और ज्यादा कैसे ग्रो कर सकते हो, और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हो, अब हम उसकी भी बात करते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस इंटरेस्ट की इनकम को भी आप और कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो। तो अब इस इंटरेस्ट की इनकम को बढ़ाने का जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, वो मैं दो तरीके आप लोगों को बताऊंगा, और ये दोनों तरीके जो है वो बेसिकली दो तरीके के लोगों के ऊपर डिपेंड है। पहले टाइप के लोग वो जो कि अपने पैसों के ऊपर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, दूसरे टाइप के लोग वो जो कि अपने पैसों के ऊपर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा रिस्क, लेकिन थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात उनकी करते हैं कि जो लोग अपने पैसों के ऊपर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उनकी बात करते हैं कि वो लोग अपनी इस इंटरेस्ट की इनकम को कैसे और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन है। अब एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन क्यों कर रखा है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जो हम 61,993 रुपए की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हर महीने अपने बैंक में सेव कर लेते, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इंटरेस्ट की इनकम को और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। तो जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अपने पैसों के ऊपर, वो लोग क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वो हर महीने अपने बैंक के अंदर सेव कर लेते हैं, अब वो अपने बैंक के अंदर उसको सेव नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, हर महीने उस 61,993 रुपए की इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को एसआईपी करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। अब अगर आप एसआईपी करते हो हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी उस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट की, तो अब हम देखते हैं कि हमें 10 साल के एंड पे कितनी इनकम जनरेट हो जाएगी अगर हम 10 सालों तक लगातार इंस्टॉलमेंट की अमाउंट की एसआईपी करते हैं। तो इसलिए मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। अब यहां पर भी हमें तीन चीजें दे रखी है कि मंथली इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी है हर महीने, दूसरी चीज हमें यहाँ दे रखी है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, मतलब हर साल हमें अपनी एसआईपी के ऊपर कितनी रिटर्न मिलेगी, और बाकी है हमारा टाइम पीरियड कि मतलब हमें ये एसआईपी कितने टाइम के लिए करनी है। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या थी हमारे लिए, 61,993, तो वो हमने मंथली इन्वेस्टमेंट में डाल दी। एस्टिमेटेड रिटर्न रेट में हम 12% का रेट ही रहने देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर 12% एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, तो इसलिए हम यहाँ पे 12% ही रहने देंगे। और टाइम पीरियड हम यहाँ पे 10 साल ही रहने देंगे, क्योंकि हमारा जो लोन था वो भी 10 सालों का था,
तो इसलिए एसआईपी का भी जो टाइम पीरियड है वो 10 साल ही रहेगा, क्योंकि हमें 10 सालों के लिए एसआईपी करनी है लगातार। तो अब मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। तो अब आप लोग देखो कि अगर हम इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को एसआईपी करते हैं हर महीने 10 सालों तक, तो हमें 10 साल के एंड पे कितनी अमाउंट मिलेगी मैच्योरिटी पे, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूं तो हमारे सामने कंप्लीट डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी कि अगर मैं 61,993 की इंस्टॉलमेंट अमाउंट की हर महीने एसआईपी करता हूं, जिसपे मुझे हर साल 12% की अगर रिटर्न मिले, तो 10 साल बाद जाकर मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट की अमाउंट की एसआईपी करूं 10 सालों तक लगातार, तो मुझे 1,44,03,396 रुपए की अमाउंट रिसीव होगी एसआईपी करने से मैच्योरिटी पे। 1,44,03,396 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, अपने आप में कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। इसके अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 74,39,160, और जो हमें एसआईपी करने पर रिटर्न मिल रही है वो हमें मिली है 69,64,236। मतलब सिर्फ एसआईपी करने से ही हमें 69,64,236 की रिटर्न मिल रही है, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे रिटर्न सिर्फ एसआईपी की नहीं है। इस 1,44,03,396 में दो रिटर्न इंक्लूड है, दो इनकम इंक्लूड है। एक तो एसआईपी की 69,64,236 की रिटर्न, और दूसरी रिटर्न है 24,39,141 की इंटरेस्ट की इनकम, जो कि हर महीने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेव करते करते इंटरेस्ट की अमाउंट भी सेव हो रही थी। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को 10 साल के एंड पे टोटल रिटर्न बताऊं कि अगर मैं अपनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को एसआईपी करूं 10 साल के एंड पे, तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के बाद टोटल कितनी इनकम जनरेट होगी, तो कुछ नहीं है, 1,44,03,396। इसमें से हमें क्या कर देना है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। 1,44,03,396 में से हमें क्या करना है, 50 लाख की जो प्रिंसिपल अमाउंट थी हमें उसको माइनस कर देना है। तो 50 लाख अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो हमारे सामने जो रिटर्न निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 94,03,396। मतलब अगर मैं इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को एसआईपी करता हूं 10 सालों तक, और उस पर अगर मुझे 12% इंटरेस्ट मिले हर साल, तो फिर मुझे 10 साल के एंड पे जाके टोटल 94,03,396 रुपए की इनकम होगी। 94,03,396 कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। अब आप खुद सोचो, कहां आप लोन लेकर घर बाय करने जा रहे थे, जिसमें कि आपकी अपनी जेब से लोन फैसिलिटी अवेल करने पे 24,39,141 रुपए का क्या जा रहा था, इंटरेस्ट अपनी जेब से जा रहा था। अब अगर यही चीज आप लोन ना लो और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को सेव करो, और सेव भी क्या, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट की एसआईपी करो हर महीने 10 सालों तक, तो आप लोगों को 94,03,396 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, और कोई छोटी मोटी इनकम नहीं है ये। अब आप खुद सोचो कि अगर आप 10 साल पहले लोन लेते और लोन लेकर घर बाय करते, तो 50 लाख रुपए का आप घर बाय करते, जिसमें कि 50 लाख के अलावा ही एक्स्ट्रा आपको क्या कहते हैं बैंक को पे करना पड़ता है एज एन इंटरेस्ट भी। लेकिन अगर आप लोग पेशेंस रखो, वेट करो 10 सालों तक, तो फिर आप लोग 50 लाख का क्या, आप 50 लाख से ज्यादा अमाउंट का घर बाय कर सकते हो, या फिर जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है उस इनकम को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी चीज खरीदने के लिए या कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके से उस इनकम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेनली मोटिव ही ये है ताकि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं फाइनेंस के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल नॉलेज में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, ताकि अगर आप लाइफ में कभी भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो उस डिसीजन को लेने से पहले आप फायदे भी देखो, नुकसान भी देखो, और आप ये देखो कि वाइडर पिक्चर पे आप लोगों को फायदा है या नुकसान है, और उस हिसाब से आप सही डिसीजन ले पाओ। अब ये तो बात हुई कि जो लोग अपने पैसों पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो वो एसआईपी कर सकते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट की। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने पैसों के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पैसों के ऊपर 1 रुपए का भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ऐसा नहीं कि कोई तरीका नहीं है अपनी इंटरेस्ट इनकम को ग्रो करने का, उन लोगों के लिए भी एक तरीका है, और वो तरीका है बैंक में एफडी करना। वो लोग क्या कर सकते हैं, जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वो हर महीने बैंक में नॉर्मली सेव कर लेते रख के, अब वो क्या कर सकते हैं, उस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को पूरा साल खत्म होने के बाद जब साल एंड हो जाए, तो साल के एंड पे जितनी भी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उन्होंने सेव करी, उस क्यूमुलेटिव इंस्टॉलमेंट की अमाउंट की वो क्या कर दे, एफडी कर दे बैंक के अंदर रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंपल सी बात है, अगर 61,993 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी, अब 61,993 रुपए की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमारी एक महीने थी, ठीक है। अब पूरे साल में मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी सेव करते करते, सिंपल 61,993 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो हमारे सामने अमाउंट निकल कर आ गई 7,43,916। मतलब एक साल जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो इकट्ठी हो जाएगी वो 7,43,916 इकट्ठी हो जाएगी,
तो हमें क्या करना है, साल के एंड पे इस 7,43,916 की क्या कर देनी है, एफडी कर देनी है बैंक में। और एफडी कितने टाइम के लिए करनी है, रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए। अब 10 साल का हम लोन लेना चाहते थे, ठीक है, तो बेसिकली हमें 10 सालों के लिए ये सारा जो प्रोसीजर है 10 सालों के लिए करना है। जब पहला साल एंड हो जाएगा तो पहले साल एंड होने के बाद आप एफडी करोगे, तो एफडी कितने सालों के लिए करोगे, रिमेनिंग 9 सालों के लिए, क्योंकि पहला साल खत्म हो चुका। जब दूसरा साल खत्म होगा तो दूसरे साल के एंड पे आप लोग दोबारा एक नई एफडी करोगे, सेम अमाउंट 7,43,916 की, क्योंकि सेम अमाउंट ही रहेगी हर साल। तो 7,43,916 की दूसरे साल के एंड पे आप एक और एफडी करोगे, कितने सालों के लिए, रिमेनिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब 8 सालों के लिए, क्योंकि 2 साल खत्म हो चुके हैं। ऐसा नहीं करना कि जब आप दूसरे साल के एंड पे एफडी करोगे तो पिछली एफडी को तुड़वाओगे और फिर सारे पैसों की एक साथ एक एफडी करोगे, ऐसा नहीं करना। हर साल आप लोगों को एक नई एफडी करनी है। टोटल ऐसे करते करते बेसिकली आप लोगों के पास 9 एफडी हो जाएंगी एट द एंड ऑफ 10 ईयर। आप लोगों के पास टोटल 9 एफडी हो जाएंगी, और उस 9 एफडी की जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको रिसीव होगी एट द एंड ऑफ 10 ईयर, अब हम वो देखते हैं कि कितनी आप लोगों को रिसीव होगी। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एफडी कैलकुलेटर ओपन होकर आ चुका है। इस कैलकुलेटर की मदद से हम सिंपली जो भी हम एफडी करते हैं और जितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं, हम मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम उतने टाइम पीरियड के बाद, मतलब मैच्योरिटी डेट पे हमें कितनी अमाउंट रिसीव होगी बैंक की तरफ से उस एफडी के अगेंस्ट। तो हमारी अमाउंट कितनी थी, हमारी अमाउंट थी 7,43,916, जो कि पूरे साल के एंड पे इकट्ठी होगी इंस्टॉलमेंट सेव करने के बाद। तो 7,43,916 की एफडी हमें हर साल करनी है साल के एंड पे। अब यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं क्या डालूंगा, हमारी एफडी की अमाउंट, यानी कि 7,43,916, ये मेरी आएगी टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर एक एवरेज लेके चलता हूँ 6%, क्योंकि 6% तो हमें बहुत इजीली मिल जाता है। तो 6% का मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलता हूँ। और टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा, क्योंकि हम पहले साल के एंड पे कर रहे हैं तो रिमेनिंग कितना टाइम बचा, 9 साल। तो टाइम पीरियड जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 9 साल। तो यहाँ 9 साल डाल दिया। अब जैसे ही मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी, अब जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो हमारे सामने क्या अमाउंट निकल कर आएगी, हमारे सामने वो अमाउंट निकल कर आएगी जो कि मुझे इस एफडी के अगेंस्ट 9 साल पूरे होने के बाद मिलेगी। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो हमारे सामने क्या देखने को मिल रहा है, पूरी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है कि मुझे 9 साल के एंड पे कितनी अमाउंट रिसीव होगी। मुझे 9 साल के एंड पे जो अमाउंट रिसीव होगी वो होगी 12,71,456 रुपए इस एफडी के अगेंस्ट, जिसमें कि मेरी जो रिटर्न है, जो मेरी इंटरेस्ट की इनकम है वो है 5,27,640, और जो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो 7,43,916 ही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कैलकुलेटर के ऊपर जस्ट जितनी भी एफडी हम साल के एंड पे करेंगे उन एफडीज के अगेंस्ट जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी, हमें उस मैच्योरिटी अमाउंट को ऐड करते रहना है, ताकि हम ये पता कर सके कि एट द एंड ऑफ 10 ईयर हमें टोटल कितनी मैच्योरिटी अमाउंट इन सभी एफडीज के अगेंस्ट रिसीव होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब हम कैलकुलेटर ओपन करेंगे। कैलकुलेटर ओपन करो। अब यहाँ पे हमें पहली एफडी के अगेंस्ट हमें कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 9 साल के एंड पे, वो मिलेगी 12,71,456। तो 12,71,456 प्लस, अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब बस मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज करते रहना है। अब जब मैं दूसरे साल के एंड पे एफडी करूंगा तो वो कितने टाइम के लिए होगी, वो होगी 8 साल के लिए। तो 8 साल के लिए जब मैं एफडी करूंगा तो उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी मेरी 11,97,946। तो मुझे क्या करना है, 11,97,946 प्लस, अब जब मैं तीसरी एफडी करूंगा तो वो होगी 7 सालों के लिए, तो 7 लिखा। और यहाँ पे कितनी मैच्योरिटी अमाउंट दिख रही है हमें, 11,28,686, 11,28,686 प्लस, अब नेक्स्ट एफडी जो मैं करूंगा वो मेरी कितने साल के लिए होगी, 6 साल के लिए, जिसकी मैच्योरिटी अमाउंट है 10,63,430। तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है 10,63,430 प्लस, अगली एफडी होगी मेरी 5 साल के लिए, तो 5 लिखा। मैच्योरिटी अमाउंट 10,01,947, 10,01,947 प्लस, अगली एफडी होगी मेरी 4 साल के लिए, तो 4 लिखा। मैच्योरिटी अमाउंट 9,44,019, 9,44,019 प्लस, अगली एफडी होगी मेरी 3 साल के लिए और उसकी मैच्योरिटी अमाउंट हमारे सामने निकल कर आएगी 8,89,439, 8,89,439 प्लस, अगली एफडी होगी मेरी 2 साल के लिए और उसकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी मेरी 8,38,016, 8,38,016
प्लस और जो मेरी लास्ट एफडी होगी वो होगी 1 साल के लिए और उसकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी 7,89,565। 7,89,565। तो बेसिकली मेरे पास टोटल कितनी मैच्योरिटी अमाउंट निकल कर आएगी 9 एफडीज के अगेंस्ट 10 साल पूरे होने के बाद? वो मेरे सामने निकल कर आएगी 91,24,504। मतलब कि अगर मैं हर साल के एंड पे 7,43,916 की अमाउंट की एफडी करता हूं और टोटल ऐसे मेरे पास 9 एफडीज इकट्ठी हो जाएंगी, तो अगर मैं हर साल के एंड पे 7,43,916 रुपए की एफडी करता हूं जिसपे मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 10 साल बाद जाकर 9 एफडीज के अगेंस्ट में मुझे 91,24,504 रुपए की टोटल पेमेंट रिसीव होगी बैंक की तरफ से। अब इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारी इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर 50 लाख है उसको अगर मैं माइनस कर दूं, तो प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख को अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे सामने जो अमाउंट निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 41,24,504। एक्चुअली में 9 एफडीज के अगेंस्ट जो हमें पेमेंट रिसीव हुई 10 साल के बाद, उस पेमेंट के अंदर हमारी जो इनकम होगी वो होगी 41,24,504 रुपए की। छोटी अमाउंट नहीं है, 41,24,504 रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब इसके अंदर भी दो इंटरेस्ट की इनकम रिसीव है। एक इंटरेस्ट तो एफडी के ऊपर जो हमें मिल रहा है वो, और दूसरा इंटरेस्ट जो कि हम इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हर महीने सेव कर रहे थे, उस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड था वो। अब उस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड था, अगर मैं उस इंटरेस्ट की अमाउंट को इसमें से माइनस कर दूं जो कि था 24,39,141, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो 16,85,363 रुपए की हमें टोटल इनकम ये एफडी से रिसीव हुई है 10 साल के बाद जाकर टोटल 9 एफडीज के अगेंस्ट। 16,85,363 की इनकम हमें रिसीव हुई। तो 16,85,363 की जो इनकम है एफडीज के अगेंस्ट 10 साल के अंदर, कोई कम इनकम नहीं है 16,85,363 की। ये तो सिर्फ एफडी की इनकम है। इंटरेस्ट इनकम जो हमारी इंस्टॉलमेंट के अंदर इंक्लूड थी उसको ऐड करने के बाद तो ये टोटल इनकम 41,24,504 रुपए की थी। तो 41,24,504 रुपए की टोटल इनकम 10 साल के अंदर कम नहीं होती। अब आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मेनली ये बताया कि हम लोन अगर लेते हैं तो लोन लेने का नुकसान क्या होता है हमारे लिए, और उस नुकसान को हम अपने फायदे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने फायदे में कन्वर्ट करने के मैंने आप लोगों को जितने भी तरीके बताए, जो भी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को करके बताई, भले ही वो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ी डिफिकल्ट हो समझने में, लेकिन अगर आप लोग इस कैलकुलेशन को समझ जाओगे तो आप लोग ये भी समझ जाओगे कि लोन लेने में एक्चुअली में किसी का फायदा नहीं होता, हर किसी का नुकसान ही होता है। और अगर वो उस नुकसान को पहचान जाए और जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया अपने नुकसान को फायदे में कन्वर्ट करने का, अगर आप इस तरीके को फॉलो करो तो आप लोग भी अपने नुकसान को अपने फायदे में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो भी कोई छोटा मोटा फायदा नहीं, अच्छे खासे बड़े फायदे में आप अपने नुकसान को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मेनली यही चीज समझाने की कोशिश की है कि लोन लेना किसी भी पर्सन के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि लोन लेना बिल्कुल ही बेकार है। बैंक्स जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मैं उस लोन फैसिलिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अर्जेंट में नीड होती है तो वो इतना टाइम नहीं रुक सकते, तो उनके लिए लोन की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि ताकि मैं आप लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकूं, और आप लोग अगर लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लो तो आप लोग वाइडर पिक्चर पे ये चेक कर सको कि क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज नहीं, ताकि आप लोग सभी चीजें चेक करने के बाद, सब चीजें अच्छी तरीके से एनालाइज करने के बाद राइट फाइनेंशियल डिसीजन ले सको जो कि आपके फेवर में हो। अब भले ही आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई हैं, जितनी भी कैलकुलेशन बताई है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, शायद वो आप लोगों को एक बार में समझ में ना भी आए, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आप लोगों को ये जो कैलकुलेशन है, जितनी भी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक बार आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी ना, तो आप लोग अपने आप पहचान जाओगे कि लोन लेना सही मायने में कोई बेनिफिट वाला काम नहीं है, लोन लेने का कोई फायदा नहीं होता सही मायने में, और आप लोग भी फिर सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाओगे। तो अगर आप लोगों को ये कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है और एक बार में समझ में नहीं आती है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना, और अगर बार बार देखने के बाद भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, चाहे कैलकुलेशन के रिगार्डिंग हो या किसी दूसरी चीज के रिगार्डिंग हो, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियली एजुकेट हो सके और अपनी लाइफ में राइट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके।
और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसी टाइप की और भी वीडियोस चाहते हो, इसी टाइप का और भी कंटेंट चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।